हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 1 यानी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 43वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे अच्छे सब क्वेश्चंस को मैंने लिया है और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। सारे मैंने लगभग अच्छे क्वेश्चंस को लिया है जो कि लगेगा कि हाँ ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्या, यदि किसी कार की चाल यात्रा के पहले आधे भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे भाग की चाल पिछली भाग के चाल से 50% अधिक है। यदि यात्रा का कुल समय 5 घंटा, तब कुल दूरी क्या होगी। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम है ना। तो टाइम दिया हुआ है 5 घंटा, ठीक है। और हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी नहीं पता, तो मान लीजिए कि दूरी कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि 2x दूरी होगा। 2x क्यों माने हैं अभी आपको समझ में आएगा, आगे समझिएगा। तो कहता है इसके अनुसार अब चलना है। तो इसने कहा कि जो आधा भाग है, इस 2x का आधा भाग जो है 50 किलोमीटर पर घंटा। तो सीधा सीधा अगर फार्मूला देखा जाए तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, यही ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या होगा, यानी 2x की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें यहाँ पर आधा दूरी का स्पीड दिया है, फिर आधा दूरी का स्पीड बोल रहा है 50% अधिक है, तब जाकर के निकाला गया। तो हम इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे कि इसी फार्मूला को लगाकर निकालना है। कैसे, देखिए आधा दूरी कहने का मतलब क्या, इसका आधा 2x का आधा क्या x, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या, समय। तो आधा दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो ये नीचे में 50, तो दूरी बटे चाल बराबर क्या, समय, यानी t1 कह सकते हैं कि इतना जो निकला, ये वाला जो आया वह t1 आया, यानी आधी दूरी में जो समय लगा होगा। फिर आधी दूरी बचा हुआ, आधी दूरी यानी x, 2x का आधा कितना x। इस आधी दूरी को जो पिछली चाल थी, जो पिछली चाल यानी 50 वाली जो थी, उससे 50% अधिक, तो 50 का 50% कितना 25, और 25 ऐड कीजिएगा तो 75। नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। 50 पहले तो रहेगा ही रहेगा, जो दूसरे स्थिति में जो आधा दूरी तय करेगा इस दूरी को, 50 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 50 का 50% भी ऐड करना है। तो परसेंट के लिए नीचे में 100, तो इसको कटाइएगा तो ये कितना 25, तो 50 + 25 कितना 75। तो यहाँ पर कुछ टाइम निकला, तो ये दोनों टाइम, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है यहाँ पर 5 घंटा, टोटल टाइम कितना 5 घंटा। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर है ना। लेकिन हमसे दूरी पूछा है, तो चलिए, तो इसका एलसीएम कितना 150, इन दोनों का एलसीएम तो आराम से निकाल सकते हो कि नहीं आप लोग। तो आपका जवाब होगा हाँ आराम से, क्यों नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे 3x और ये 2x बराबर 5, तो ये 5x बराबर 150, ठीक है, बराबर 5। तो 5 से 5 खत्म, तो यहाँ से हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से जो हमारा x बराबर कितना आ गया 150। तो हमने दूरी कितना माना है 2x, तो x यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 × 150, तो क्या हो जाएगा आपका 300, राइट आंसर हो जाएगा 300 किलोमीटर। सब कुछ किलोमीटर में था, तो ये भी किलोमीटर में होगा, तो 300 किलोमीटर। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस समझना है थोड़ा सा, और क्या। नेक्स्ट, अच्छे सब भी बहुत सारे अच्छे सब क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगेगा कि हाँ करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। जैसे इस क्वेश्चंस को कीजिए,
देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर करने का कोशिश ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक कर करने का कोशिश करते होंगे। तो देखिए, x बराबर हमें इतना दिया है, हमें चाहिए, पूछ रहा है रूट अंडर एक्स माइनस टू प्लस वन बाय रूट अंडर एक्स माइनस टू का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं रूट अगर यहाँ पर मैं x को पुट कर दूँ, x बराबर नो रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, हमसे इतना ही तो पूछ रहा है कि रूट अंडर एक्स माइनस टू प्लस वन बाय रूट अंडर एक्स माइनस टू। तो सिर्फ हमें इतना सा को पहले फाइंड कर लेते हैं, ताकि आसानी से इधर भी बैठा देंगे तो काम हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो समझिएगा, नहीं तो यहाँ भी बैठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ यहीं पर बैठा देता हूँ, लेकिन अलग से बैठाते हैं तो यहाँ पर सोल्व करना आसान हो जाता है। चलिए अलग से ही बैठाते हैं, बाकी बात दोनों जगह सेम तो है, यहाँ भी दोनों सेम है, तो मान ही बैठाना है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एगो को, किसी एगो को पकड़िए, एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पर x के जगह पर 9 प्लस टू रूट 10 माइनस 2 है। x के जगह पर इतना, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 7 प्लस टू रूट 10 यानी टू रूट 10 इतना। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं अंदर में हमें दिख रहा है रूट अंडर 5, 5 दूनी 10, हाँ, रूट अंडर 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इतना। और ये चीज़ आपको भी देखनी चाहिए, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको भी नज़र आनी चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज़ है। तो इसका मतलब इसको अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2, यानी इतना का मान ये आ चुका है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इतना का मान रूट 5 प्लस रूट 2 आ चुका है। तो बस अब यहाँ पर पुट कर दीजिए इतना, अगर समझ गए तो मैं इतना इधर मिटाता हूँ। समझना पड़ेगा दोस्त, नहीं समझिएगा तो नुकसान तो आपका होगा, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बात समझ रहे हैं? तो इसके जगह पर मैं इतना के जगह पर क्या पुट कर दूं, ये यानी रूट 5 प्लस रूट 2, यानी इतना इस पूरे के जगह पर 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है, तो इतना। तो यहाँ पर हर परिमेयकरण लग जाएगा, क्या होगा, हर परिमेयकरण, बस इतना सा में लगा दीजिए, बात समझ रहे हैं? नहीं तो फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ बस इतना सा में हर परिमेयकरण लगाइए, इतना सा में, ये जो है इतना सा में हर परिमेयकरण लगाइए। मेरे में से लगाना तो आता होगा। तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 में 2 गया 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, यानी इसके बदले में मैं इतना लिख सकता हूँ। तो चलिए लिख दीजिए ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से नहीं करा रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं अगर आ रहा है तो उस पर रिसर्च कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे में 3, अब सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो आपका जवाब होगा कि हाँ आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, मैंने यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दिया, ठीक है। और आपको भी करना है, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप लिखिए, बात समझ रहे हैं? तो 3 रूट 5 में एगो रूट 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 5। 3 रूट 2 में एगो रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 2, और नीचू में क्या है, रूट सिर्फ 3। तो यही मेरा राइट आंसर है। कहाँ है देखिए, कहीं ऐसा ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा।
ऑप्शन कहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा मेरे उम्मीद से। तो देखिए कहाँ पर है, होना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सही है सही है। यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो ये 4√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4√5। ये राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर 3 को √5, यहाँ पर 1 को √5, तो टोटल का 1 को √5, 4 को √5 होगा कि नहीं? यहाँ पर सिर्फ घटेगा, इस वाले में घटेगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न करने का कोशिश कीजिए। ये भी प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, जरूर कीजिए। देखिए x बराबर क्या दिया है आपके पास, b+c, और y बराबर c+a, और z बराबर a+b, इतना दिया है। सवाल देख के लग रहा है कि बहुत भारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा कर बनाइएगा तो बहुत जल्दी और इजी आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, समझिएगा बात को, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमसे पूछा क्या है, ये x+y+z का होल क्यूब माइनस 24√24 हमसे ये पूछा है। तो पूछा हुआ क्या है, x+y+z का क्यूब माइनस 24xyz, ये पूछा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक हिंट्स देना चाहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। आप x a b c को कुछ भी मान लीजिए अपनी मर्जी से, मैं सबको एक मान रहा हूँ, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, सबको मैं जीरो नहीं 1 मान लेता हूँ, आसान रहेगा, ठीक है? 0 मान लीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? 1 मान लेता हूँ, अब 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर b को भी 1 पुट करूँ और c को भी 1 पुट करूँ तो ये कितना हो गया, x बराबर 2। अगर मैं यहाँ पर c को भी 1 पुट करूँ, b को भी 1 पुट करूँ तो y बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी उसी तरह से 2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अब आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, x का मान 2 आया, y का मान 2, z का मान 2, तो यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। x का भी 2, y का भी 2, z का भी 2, तो ये 6 का क्यूब माइनस 24, x का 2, y का 2 और z का भी 2, तो ये 6 का क्यूब कितना, 216, और 24 गुना 8 192, 192, तो इतना हो जाएगा। तो अब इसको घटाइए तो कितना आता है, देखिए तो 4 11 9 गया, तो 24 आ गया, तो 24 आ गया, ठीक है? 24। तो अब जो चीज मैंने यहाँ पर पुट किया है ABC को, यानी जो सवाल में मैंने पुट किया वही चीज अब ऑप्शन में भी रख कर देखना है। तो मैं, हालांकि आप सभी ऑप्शन में रखिएगा, जो मैं इसका राइट आंसर है उसमें मैं रख रहा हूँ, ठीक है? तो a का मान मैंने क्या माना है, 1, तो 8। a का मान 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1, b का भी मान मैंने 1 माना था तो 1 का क्यूब 1, c का भी मान 1 माना था, 1 का क्यूब 1, तो ये कितना आ गया, 8 × 3 कितना आया, 24। तो देखिए ऑप्शन में भी जो चीज़ हमने माना वही चीज़ पुट किया, और क्वेश्चन में भी जो चीज़ माना वही चीज़ पुट किया, और दोनों स्थिति में आंसर समान आया। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसको इस तरह से क्या कीजिए, आसानी से बनेगा। और ये चीज़ मेरे में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं, लगाना चाहिए क्योंकि जल्दी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप सूत्र पर बैठाने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है नहीं भी बने। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट दोस्त, अभी तक भी अगर आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में मिलने वाले हैं नहीं। क्या पता आप बाद में ढूंढना चाहो और आपको चैनल का नाम ही ना पता हो, तो एक बार नीचे देख लीजिएगा जो भी है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। और
आप लोग लाइक तो निश्चित कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो कर दीजिए दोस्त, थोड़ा सा हमें हमारी हौसला बढ़ती है। और हालांकि बहुत सारे दोस्त हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्त। आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी, जो नए लोग हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को अच्छा अच्छा क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे तरीके को कराऊंगा, ये आपसे वादा है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चंस को, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर के कुछ भाग को 1 घंटे में तय करता है। उसी क्षण उसे पता चलता है कि तय की गई दूरी और शेष दूरी का अनुपात 5:3 है, तो उस व्यक्ति की चाल क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये है कि ये 40 किलोमीटर कुछ दूरी वाला भाग है, यानी यहाँ से ए से लेकर बी तक 40 किलोमीटर वाली भाग है। लेकिन यहाँ से ये चलना शुरू किया और 1 घंटा तक चला। कितना चला? 1 घंटा तक चला। और उसे पता चला कि जो अभी हमने दूरी तय किया है 5:3 में ही किया है, यानी जो हम यहाँ तक दूरी किए हैं, हमारा इधर 5, चलिए मैं इधर पेन चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ तक जो मैंने दूरी तय किया वह 5, और इधर इसके बाद जो दूरी तय करना है हमें वह 3 करना है, वहाँ के बाद 3 करना है, ये कह रहा है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो ये अनुपात में, इस अनुपात में अभी तक ये इसे पता चला कि अभी 1 घंटा चले और इतना ही दूरी तय किए हैं, तो आपकी चाल क्या है, इस व्यक्ति की चाल क्या है, तो ये बात पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, टोटल दूरी देखा जाए तो 40 किलोमीटर है, लेकिन अनुपातिक योग देखा जाए तो कितना है? 5, 3, 8। तो 8 अनुपात का मान 40 है, तो आपका 1 अनुपात का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि दोनों साइड मैंने 8 से भाग दे दें, तो ये क्या आ जाएगा? 8 से भाग देंगे 1, 8 से भाग देंगे 5, यानी 5 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 किलोमीटर, 8 अनुपात का मान 40 किलोमीटर है, तो 1 अनुपात का मान 5 किलोमीटर। तो ये अनुपातिक मान ही तो है, तो हमें 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 1 को 5 से गुना कर दीजिए आप, इधर भी 5 से, तो ये 25 किलोमीटर आएगा 5 अनुपात का मान। यानी इससे पता चला कि यहाँ तक मैं 25 किलोमीटर गया हूँ। क्या है? 25 किलोमीटर गया हूँ। अनुपात में भले 5 गया है, लेकिन यहाँ तक ये 25 किलोमीटर गया है। बस अब समय बराबर, यानी चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय, यही ना? तो चलिए ठीक है, तो दूरी कितना तय किया? 25 किलोमीटर। कई घंटों में? 1 घंटा में। तो भगा दिए तो आ गया घुमा फिरा के 25 किलोमीटर पर घंटा, ये राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझिए, और मेरे उम्मीद से बहुत सारे दोस्त कर भी सकते हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, आपको अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है ना, तो पहले आप बनाने का कोशिश कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ देखने से नहीं, खुद से करने से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बात समझ रहे हैं? कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। तो देखिए, इस सवाल को बनाइए, अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप का क्वेश्चंस लगभग शिफ्टों में, इस बार जो ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग शिफ्टों में पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो देखिए यहाँ, इसलिए मैं खास करके इस वीडियो में मैं लगभग अच्छा क्वेश्चंस को लिया हूँ। लगभग 80% क्वेश्चन जो होगा अच्छा क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि 1-8% हो थोड़ा ख़राब क्वेश्चन, मतलब ख़राब कहने का मतलब वो नहीं कि थोड़ा इजी हो सकती है। ठीक है, तो MAMB ओ वाले वृत्त के बाहर, यानी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर M से 2 स्पर्श रेखा खींची गई। A और B वृत्त पर ऐसे बिंदु हैं जो कि कोण AMB 110 डिग्री, तो कोण AOB का मान क्या होगा? अच्छा ये बात, तो चलिए एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बनाया, ओके। लाइनिंग वाला ऑप्शन,
लाइन खींचने वाला है ये ना है। अच्छा देखते हैं ये काम करेगा क्या। हाँ करता है। दोस्त मैं भी रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए एक यहाँ से एम ए और एम बी को खींचा है। देखिए ये गजब, ये चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी होगा। तो देखिए यहाँ पर केंद्र ओ है, सेंटर ओ है, ठीक है। और इसने कहा क्या, ये बाहर जो है एम बिंदु है और यहाँ पर ए और बी है, कुछ इस प्रकार से इसने कहा है, ठीक है। और इसने ये कहा है कि यहाँ पर देखिए ये चलिए वाह ये तो नया सेटिंग है। तो चलिए कुछ ये इस प्रकार के फिगर बनेंगे इस प्रश्न के, ठीक है। तो अब इसमें कहा क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया है कोण ए एम बी, यानी इस कोण के बारे में हमें दिया है कि ये कोण 110 डिग्री है, ठीक है। हमसे पूछ कौन रहा है, कोण ओ ए बी। अच्छा हमसे जो कोण पूछ रहा है आपका ये कोण पूछ रहा है, ये कोण ये देख रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा छोटा हो ना देखे, लेकिन ये वाला पूछ रहा है ओ ए बी। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज आपको रूल पता होनी चाहिए, ये कोण और ये वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है, तो ये वाला कोण कितना होंगे, यानी कहने का मतलब बी ओ ए कितना होगा, कोण बी ओ ए आपका। तो 180 पुराने के लिए क्या करना होगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा ये कोण बताइए कि ये कोण कितना होगा, ये बात पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में तो पता होगा कि हाँ कितना होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ओ ए बी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा। तो ये जैसे ये भुजा, चलिए मेरी बात को समझिएगा, ये भुजा बराबर है, तो मैं यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा को बराबर कर दिया, ठीक है। और कोण ए बारे में हमें पता चल गया, तो ये कोण आपस में दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180, यानी 70 प्लस 2x बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो हमसे पूछा गया ये वाला ना, यानी इसको भी मैंने x ही माना है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, घुमा फिरा के किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 70 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 110, और 110 को 2 से भाग दीजिएगा तो 55 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि ये सब अंदाजे मारने वाला क्वेश्चन है, मन ही मन कैलकुलेट करके मारने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बशर्ते समझ में आनी चाहिए, करने के लिए आना चाहिए तभी हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 5,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो साधारण ब्याज दी गई कितनी राशि थी, साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी थी, तो ये बात हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जब दो वर्ष और 10% पर साधारण ब्याज लगाए थे, जो भी साधारण ब्याज आया था, जो भी एसआई आया था, जो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज लगाया 5,000 रुपये 2 वर्ष और 10% वाला जो भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, वो जो सीआई जितना भी आया, सीआई जितना भी आया उसका ये एसआई आधा है। ये कहने का मतलब सीधा सीधा है। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए और आंसर
तक पहुंच जाइए। हालांकि चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो ऐसा यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन एक्स, यही ना। और आपका सी आई का फॉर्मूला क्या, पी इंटू 1 + r अपॉन 100 पर पावर n-p, यही। और इसका बोल रहा है आधा होनी चाहिए, इसका होनी चाहिए आधा, ये बात कह रहा है। तो बस फार्मूला बैठा है, अब मान हमें निकालना है। तो ये वाले मूलधन हमें पूछ रहा है, साधारण ब्याज पर जो मूलधन लगाया था इसका वाला दिया हुआ है, तो इसको हम P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर पुट करने का कोशिश कीजिए। P1 हमें चाहिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीका से करा लूँ, हालांकि इसका फास्ट तरीका भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुतों को समझ में नहीं आए। मैं किसी दिन उस टाइप को बनाने का यानी उस इस तरह के क्वेश्चंस को पर चर्चा करूंगा कि इसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और कितना दिया है 10%, साधारण ब्याज वाला देखना है 10%, टी 2 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। P2 का मान दिया हुआ है, जो चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा रहे हैं 5000, ठीक है। 1 आर कितना, इस स्थिति में भी आर 10 है, 10/100, एन मतलब कि टाइम कितना है 2 वर्ष पावर 2 माइनस पी कितना है 5000, ठीक है। नीचे में 2, जो सवाल कह रहा था वही मैं कर रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या आता है, हालांकि कटा भी सकते हैं, ये 2 से 50 टाइम में चल जाएगा। तो ये 5000, ठीक है। तो अब कुछ हिसाब किताब लग रहा है कि सीधा सीधा ही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ जिससे कि देखिए तो ये हो जाएंगे आपके 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं आप, यहाँ पर गया। तो P1 इंटू 2/5, इधर देखिए 5000 गुना 1/10 यानी 11/10, तो पावर 2 है तो 2 बार गुना, 11/10 गुना 11/10 माइनस 5000, ठीक है। तो ये, तो इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये 1 0 1 0 खत्म, अगर हाँ 21 से गुना 50, 121 गुना 5, 625, अच्छा 625 कहाँ से हो जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10 गिरी 0, 12 5 60 यानी 605 यानी 6050, कितना आ जाएगा 6050 माइनस 5000, ये तो ये क्या आ जाएगा 1050, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1050 बराबर P1 इंटू 2/5, कटाइए। अब देखिए गुना भाग, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना 525 और 525 गुना 5, 525 गुना 5, तो 25 5 दूनी 10 2 12, 25 1 26 26 25, कितना आ गया P1 बराबर 26 25। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं तो दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए करने का। मैं बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से कराया हूँ, ये कोई फास्ट ट्रिक नहीं है, ये जो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका होता है वो है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे होंगे, देखिए। तो ये मैं यहाँ पर छोटा कर दिया। चलिए नेक्स्ट दोस्त, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है, मैथ और रीजनिंग से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बेनिफिट करेगा। क्योंकि हमें पता है बहुत सारे दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि कर तो लेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, बात समझ रहे हैं। तो
क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सही तरीका ना लगाए। बात समझ रहे हैं? तो समझिए दोस्त, आपके लिए ही बेनिफिट वाली वीडियो है। तो देखिए, दो क्रमिक छूट जिसमें पहली D%, दूसरी 10%। क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य 807.84 रुपया हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपये है, तो डी का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये अंकित मूल्य MRP दिया हुआ है 1020 रुपये, इस पर दो छूट लगाना है। एक तो D% का छूट लगाना है, यानी इसमें D% निकाल कर घटा कर यहाँ पर जो भी आएगा उसमें, फिर दूसरा छूट जो लगाना है यहाँ पर इस पर जो दूसरा छूट लगाना है 10% का छूट लगाना है। तो ये बात कर रहा है, लेकिन हम इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 1020 को आप 10% पहले छूट लगा दीजिए, बाद में D% लगाइएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? बाद में D% लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं अगर 10% की छूट लगाऊं तो 102 की छूट होगी, यानी 1020 में 10% की घटा दें तो कितना होगा? 102। तो 1020 में 102 घटा दें तो 8 1 1 1, ये क्या मैं घटा रहा हूँ, 9 हो जाएगा, 918। देखिए 918, इसका मतलब 10% घटाने पर उसका दाम रह गया 918। अब हमें D% घटाना है। क्या करना है? D% घटाना, यानी यहाँ पर हमको D% घटाना है, तब जाकर हमें जो है कि 807 रुपये में मिलेगा। क्या कह रहे हैं? 807.84 रुपये में तब मिलेगा। तो ये इस D% की वैल्यू चाहिए, इस D% की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से आप परसेंटेज ही निकाल लीजिए कि इस पर कितना छूट मिला होगा, इस पर कितना छूट मिला होगा। तो सीधा सीधा यहाँ से घटा कर देखिए, 918 में 807 घटाइएगा तो कितना? 807 दशमलव ये घटाइएगा यानी 84 घटाइएगा तो कितना होगा? 6 1 और 0 0 1 यानी 10 अच्छा 110.16 116 रुपया का छूट मिला है यहाँ पर। इस गैप में 116.16 रुपये यानी 110.16 रुपये की छूट मिला है। तो ये कितना परसेंट है? किसका? 918 का। 918 का कितना परसेंट? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। तो बस इसको कटाइएगा तो 12 ठेचा नहीं, कहीं ना कहीं लास्ट में 2 आना चाहिए ऑप्शन में, और एक ही ऑप्शन में। अंदाज़ा लगाकर मार सकते हैं। हालांकि इसको सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1016/918। इसको भाग दीजिएगा तो ये 12 बार में कटेगा। आराम से कटा कर देख सकते हो। तो ये 12% आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो घुमा फिरा के ये 12% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हालांकि ऐसे भी कीजिएगा तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका लोचा हो जाएगा। दोनों बात सेम है, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए। या तो पहले D% की छूट करवा दीजिए, उसके बाद 10%, या तो फिर 10% की छूट करा दीजिए फिर D%। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं क्यों ना जो आसान तरीका उसको अपनाऊं। यहाँ पर हमें करना होता है क्या कि D- यानी 102 का मतलब कि समझ सकते हैं कि 102 का ऐसे निकालते हैं, 120 का कितना हम बार बार लड़खड़ा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए तो 100 माइनस D/100 ऐसे करके निकालते हैं तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दोनों बात सेम है जब है तो ऐसे क्यों ना निकाल लूँ, है ना। नेक्स्ट देखिए, सटीक घड़ी में सुबह 7 बज रहे हैं। जब घड़ी शाम को 7 बजे दर्शाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी होगी। यानी एक घड़ी कहने का मतलब है, एक घड़ी है आपके पास। क्या यार, अच्छा इतने सारे फीचर आज ही हमें पता चल रहा है कि इसमें इतना सारा फीचर भी है, पता ही नहीं था। चलिए ये मैंने घड़ी बना लिया। ठीक है, 12 6 3 9 ये घड़ी मैंने बना लिया। ठीक है, तो घड़ी बनाया तो कह रहा है कि सुबह का 7 बजा है
तो यहाँ पे सुबह का 7 बजा है, तो शाम को 7 बजेगा तो कितना डिग्री घूमेगा। इसका मतलब अभी यहाँ पर है सुई, घूम फिर के जो ये सुई है घूम फिर के फिर यहीं पर आ गया, तो कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर। सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक में कितने घंटा का अंतर, 12 घंटे का, और 12 घंटे में एक चक्कर लग जाएगा, है ना। तो जब एक चक्कर घड़ी सुई लगा ले तो इसका मतलब 360 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, यहाँ पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री पर बनता है केंद्र पर, तो ये 360 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे दोस्त। चलिए देखिए नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं टोटल प्रीवियस ईयर का लेता हूँ, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये एलपी का ही है। देखिए रेलवे का जितना भी एग्जाम अभी तक लगभग में हुआ है वो सारा का सारा जो है टीसीएस कंडक्ट करवाती है। बात समझ रहे हैं। अभी भले ही कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह जो रेलवे का निकला था वो कुछ अलग के हाथों में कंडक्ट हो रहा था, लेकिन अधिकतर पेपर जो है वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। और टीसीएस कहाँ से क्वेश्चन उत्तर लाएगा, तो घुमा फिरा के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, इन सब में घुमा फिरा के सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइप चेंज हो, बात समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का टाइप मतलब कि लेवल वही रहता है उसका। नहीं तो हो सकता है बहुत सारे दोस्त ग्रुप डी भी दिए होंगे, एनटीपीसी भी दिए होंगे एग्जाम, उनसे पूछिएगा या अपने आप में देखिएगा क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा है कि नहीं। तो और मेरे कहने का मतलब ये भी है, इस मैथ के क्वेश्चन पर लिखल नहीं है कि हम एलपी में ही आएंगे या टेक्नीशियन में ही आएंगे या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी में ही आएंगे, ये किसी का नहीं है, किसी में भी आ सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को लेता हूँ सेलेक्ट करके कि हाँ इस टाइप सब के क्वेश्चन जब आते हैं तो इससे जब इस तरह के बार बार पूछने, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछले पेपर से लगभग क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मिलाते हैं, भले हो सकता है डाटा चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर 9 लिखा है तो 10 कर देगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से कर सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, और खास करके कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कमज़ोर छात्र अभी परसेंटेज सीखता हो, अभी समीकरण सीख रहा हो, या क्या कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन सीख रहा हो, तो हो सकता है कि ये सब अभी सीख रहा हो। तो यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, क्षेत्रमिति का हो, परसेंटेज का हो, इक्वेशन का हो, या अनुपात समानुपात का हो, या प्रॉफिट लॉस हो, सभी टाइप के क्वेश्चन। ये 43वां वीडियो है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हर एक वीडियो में मैं 20-20 क्वेश्चन भी ले रहा हूँ तो कितना क्वेश्चन हो गया, 860 क्वेश्चन, और वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अधिकतर टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो कीजिए प्रैक्टिस, आपके लिए फ़ायदा होगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी बात तो आपकी इच्छा, आप भटकना चाहो तो आपकी इच्छा, भटक सकते हो। यदि दो संख्याओं का मोसो 9 है, उनका लोसो जो इतना है, उनमें से एक संख्या जो है उनके मोसोफो का 15 गुना है, तो दोनों संख्याओं का समांतर माध्य और गुणंतर माध्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास HCF दिया हुआ है कितना 9, दूसरी बात LCM दिया हुआ है कितना 2160, उनमें से एक संख्या जो है मोसो का 11 गुना है, यानी 15 गुना है। यानी कह सकते हैं कि पहला संख्या जो है हमें पता चल गया, पहला संख्या हमें पता चल गया कि क्या है। ठीक है, तो यानी मोसो का 15 गुना, कितना मोसो कितना 9, 9 का 15 गुना, पहला संख्या पता चल गया। तो दूसरी संख्या पता करनी होगी कि दूसरी संख्या है क्या। तो दूसरी संख्या तो मान लीजिए 9x है।
अब मैंने 9x क्यों लिखा, इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा कि मैंने 9x ही क्यों लिखा। देखिए एचसीएफ वही संख्या होता है जो दोनों में मौजूद हो, 9 इसमें भी मौजूद होगा, 9 इसमें भी मौजूद होगा, 15 ही एक्स्ट्रा है तो इसका x एक्स्ट्रा होगा। आप अगर किसी भी संख्या के, जैसे मैं कहूँ कि 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा। एचसीएफ इसका क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 गुना 2 है और इसमें भी 2 गुना 3 है, तो इसीलिए ये 2 एचसीएफ निकला, तो दोनों में है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ से एक रूल तो आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट नंबर नहीं, चलिए मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या या दूसरी संख्या जो बराबर होंगे वह एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होंगे। ये रूल आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो देखिए मेरे यहाँ पर राइटिंग पर नहीं जाइएगा दोस्त, राइटिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप तरीके को समझिए, वो बेहतर है। बात समझ रहे हैं, मेरा राइटिंग आपको काम नहीं आएगा, आपको करने तरीका काम आएगा। राइटिंग इस तरह नहीं, इससे अच्छी भी होती है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, रियल में होती है। तो देखिए पहला संख्या कितना है, 9 गुना 15। दूसरा संख्या क्या है, अच्छा गुना पे यहाँ भी गुना है, गुना 9 गुना x, ठीक है। एलसीएम कितना है, 21 60, 21 60। एचसीएफ कितनी है, 9। देखिए भाई मैं यहाँ पर जो पहले तरीके से करते जा रहा हूँ ताकि देखिए समझ में आ जाए कि हाँ, हालांकि पूछा कुछ और है और मैं निकाल कुछ और रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ की ज़रूरत भी है जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ। थोड़ा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 9 से 1 9 गया, इस 9 से अगर मैं कटाऊँ तो ये कितने बार में कटेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 9 से कटाऊँ तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240। इस 15 से कटाऊँ, 15 से बिल्कुल कटेंगे क्या, देख लेते हैं। अच्छा हमको दूसरी संख्या ही चाहिए था, क्या चाहिए था, दूसरी संख्या, तो मैं इसको नहीं कटाता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। दूसरी संख्या ही चाहिए, 9x की, पूरा 9x की वैल्यू चाहिए, तो इसको कॉमन रहने दीजिए, हमको इतना का ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कटा दूँ, एचसीएफ कितना 9 था, तो ये 9 से 9 ख़त्म। 15 से ये कितने बार में कटेंगे, तो देखिए 15 से ये कितने बार में कट सकते हैं, तो यहाँ 9x बच जाएंगे, तो ये 15 से कितने बार में कटेंगे, 15 का 15 बच गया आपका इधर 6, 15 चौके 60 और फिर 15 चौके 60, 144। 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 144। तो हमें दूसरी संख्या पता चल गई कि 144 है, दूसरी संख्या 144 है। अब मेन मुद्दा है कि अब क्या करना है, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या करना है। तब पूछा है कि दोनों संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात क्या होगा, यानी समांतर माध्य चाहिए, समांतर माध्य का अनुपात और गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, चलिए गुणोत्तर माध्य ये चाहिए। अब इसकी हमें फार्मूला पता होनी चाहिए कि समांतर माध्य क्या होती है। तो देखिए समांतर माध्य जो होगा दोनों संख्याओं का योग बटे 2, यानी कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों संख्याओं को, इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ, तो a प्लस b बटे 2, और गुणोत्तर माध्य होता है रूट अंडर a इंटू बी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, थोड़ी सी मेरी बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 15 नमा 35 से 135, a का मान 135, तो 135 प्लस 144, यहाँ से मैं उठाकर यहाँ ला रहा हूँ बटे 2, ये समांतर माध्य हो गया,
चलिए अनुपात है तो अनुपात डालते हैं, हालांकि बराबर भी लिख सकते हो उस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुणोत्तर मात रूट अंडर ए का मान थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ए का मान कितना 135, बी का मान 144, ये होगा है ना। तो बस इसको जोड़िए, 9 4 3 7, 1 1 2, 279/2, और ये 12 निकल जाएगा इसका 12, और यहाँ से 15 तो 3 निकल जाएगा, और अंदर में रूट बच जाएगा 15, रूट क्या बच जाएगा 15। तो अब कटा पिटा के देखिए कितना से कितना हो सकता है इसका आंसर। तो 9 3 27, हाँ कट सकता है। तो देखिए इसको कटाइएगा तो ये 9 3 9 1 31, और इधर बच जाएगा 4 4 दूनी 8 रूट 15, यानी 31 अनुपात 8 रूट 15। इतना सा सोल्व आप लोग नहीं कर सकते हो, कर कर लीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं उतना डिटेल्स में समझाने लगूं तो दोस्त समझ सकते, इतना ही क्वेश्चन में टाइम इतना लग जाता है। देखिए क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, बात समझ रहे हैं, लेकिन टाइम मायने रखता है दोस्त। 1 1.5 घंटा बहुत हो जाता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ दोस्त, लेकिन क्या करूँ, को अब बिना समझाए करा दूँ तो क्या फ़ायदा, है ना। हालांकि मैं छोटी छोटी चीज़ों को ये सब इस सब जो है तरीके को आप लोग समझ सकते हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो मैंने किया, ये छोटी सी यहाँ पर जो भी किया, इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हो, या खुद से कटाइएगा। हालांकि ये तरीका होगा, आप लोग नेक्स्ट देखिए। कहता है एक निश्चित प्रतिशत दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8400 रुपये की मूल राशि 10,899 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर को दोगुना होने पर, ये 43 वर्ष तो नहीं था, 43 वर्षों के लिए उसी मूल राशि की साधारण ब्याज पर क्या होगा। ये गड़बड़ है दोस्त, यहाँ पर कुछ और है, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन आखिर है क्या। किधर गया किधर गया, क्या कहाँ चल गया क्वेश्चन मिस्टेक मिल ही नहीं रहा है। पीडीएफ कहाँ रखा था मैंने, मोबाइल में भी पीडीएफ रखा था, किधर गया किधर गया। मिल ही नहीं रहा, चलिए रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देख क्योंकि इसका मिल नहीं रहा है कि अभी किधर है उसका पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ बुझा रहा है, ठीक है। ये जो 43 वर्ष लिखा है ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर कितना है ध्यान में नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ABC में DBC का एक ऐसा बिंदु है जो AD को मिलाने वाले रेखा कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक आपका त्रिभुज है, चलिए
एक आपका त्रिभुज है जो कि ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, जो कि डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, बी सी पर टी एक ऐसा बिंदु है जो कि इसको कोण ए को जो काटता है वह समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है? बराबर बराबर हिस्से में बांट देता है कोण ए को, ठीक है। तो ये बात कह रहा है। तो बी डी बी सी की लंबाई क्रमशः 4 और 10 है, ठीक है। तो हमसे ये कहा कि जो ये बी डी की लंबाई यह 4 सेंटीमीटर और बी सी की जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है। बी सी ध्यान में देखिएगा, ये नहीं कि डी सी मर दीजिए, यानी टोटल कहता है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 है, तो बाकी बचा हुआ दूरी कितना होगा? 6 होगा ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 6 होगा। तो बस हमसे पूछा क्या? ए बी और ए सी का अनुपात। हमसे पूछा है ए बी अनुपात ए सी। तो ए बी देखिए, जो अनुपात बी डी और डी सी का बनेगा वही अनुपात ए बी और ए सी का बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बी डी कितना है? 4, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अनुपात आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अनुपात आएगा। तो ये 4 और ए सी इसके डी सी के रिस्पेक्ट में 6, तो ये कट पिट के कितना आएगा? 2:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्त, अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, टाइपिंग करना, समझ सकते हो, क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर एडिटिंग करना। पर डे इसके चलते में मेरा कम से कम 2 से 3 घंटा जाता है। आप समझ सकते हो दोस्त। अगर कोई मेरे भाई होंगे जो यूट्यूबर होंगे, उसको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। हो सकता है वो इस टाइप का ना बनाए, लेकिन किसी टाइप की भी बनाते होंगे तो टाइम तो लगता होगा। हालांकि उससे ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है दोस्त। यहाँ पर हमें टाइपिंग करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन कलेक्ट करना पड़ता है, बात समझ रहे हैं, फिर वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करके डालना पड़ता है, बात समझ रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्त। तो समझिए थोड़ा, और चाहते हैं कि आप इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहे, तो थोड़ा सा दोस्त अपनी दरिया दिली दिखाइए, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पर बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले 2 भवन के शीर्ष एक धातु से जुड़े हुए हैं, धातु तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार का क्षैतिज से एक कोण तथा टेन थीटा बराबर 3/7 है तो दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगा? क्वेश्चन बढ़िया है, बनाइए। देखिए कहता है कि 90 मीटर। अच्छा, एक पहले मैं यहाँ से लेता हूँ एक रेखा, ठीक। कहता है एक 90 मीटर, अरे यार तुम ऐसे रहो। एक 90 मीटर वाला लाइन मैंने बनाया, ठीक है, मिल जा भाई ऐसे, ठीक है। और एक 55 मीटर ऊंचाई वाला एक लाइन बना रहा हूँ। ये चलिए, भले यहाँ पर ना लिखाया हो, ये 55 मीटर की लाइन बनाई। ये दोनों भवन है, ठीक है, ये दोनों क्या है? भवन। और इससे जो जुड़ा हुआ है दोनों के शीर्ष से एक क्षैतिज तार जोड़ दिया है। क्या किया है? क्षैतिज तार जोड़ दिया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। और फिर इसको एक ना ये फिगर इसका परफेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से फिगर, यानी कहने का मतलब ये वाली जो शीर्ष की ऊंचाई है वो 90 मीटर है और इसकी जो इधर ऊंचाई है वो 55 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा, थीटा का मान इसको कुछ देना चाहिए था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा होशियारी क्या किया है कि थीटा का इसको मान देना चाहिए यहाँ पर टेन थीटा, लेकिन ये कह दिया कि टेन थीटा बराबर 4/3/7 लिखना है। तो एक बात बताइए, टेन थीटा, अगर मैं टेन थीटा को देखूं तो ये क्या लिखा है? 3/7।
टेन थीटा बराबर अनुपातिक वैल्यू क्या होता है, ये तो अनुपातिक वैल्यू देता है, रियल में क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि लंब बटे आधार होगा। क्या होगा, लंब बटे आधार, यही ना होगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होगा। तो ठीक है, तो लंब इस, अगर मैं थीटा ये मानता हूँ कि ये वाला कौन है, तो लंब कौन सा, ये वाला, आधार कौन सा, ये वाला, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक आधार है और इधर जो है लंब है। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं। तो एक बात बताइए दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये 55 है, ये 55 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 55 होगी, और टोटल 90 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 90 में घटकर 90 में 50 घट जाएगा, अच्छा 55 घट जाएगा तो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 35 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 35। तो ये अनुपातिक मान और ये रियल मान, तीन अनुपातिक मान का वैल्यू 35 है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, अनुमानित दूरी, या तो ये वाला दूरी आप फाइंड कर दो यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना है, अनुपातिक में 7 का है, तो हमें चाहिए 7 अनुपात का वैल्यू। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, हमें चाहिए 7 अनुपात की वैल्यू। 3 अनुपात की मान इतना, तो आप कह सकते हो कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो 35/3। तो 7 अनुपात का मान कितना है, तो 7 से इसको गुना कर दीजिए, तो 7 अनुपात का मान कितना, 35/3 गुना 7 है ना, दोनों साइड 7 से मैंने गुना कर दिया, इधर भी 7 से गुना कर दिया, इधर भी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर समझ चुके होंगे, ठीक है। तो नहीं समझे तो पुनः बैक करके समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 7, ये इतना आ गया, था हमें 7 अनुपात की ही वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो गया, 7×5 = 35, 7×21 = 3 24/3। इसको कटाइए, देखिए क्या आता है। 7 अनुपात की वैल्यू 8, लगभग 8 से स्टार्ट होना चाहिए, 8 से तो 2 ऑप्शन है, 8×3 = 24, 3×1 = 3, लगभग 81 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमसे पूछा है दोनों भवन अनुमानित वैल्यू, तो यानी परफेक्ट वैल्यू नहीं पूछा, अनुमानित 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो अब 82 मार्कर निकलिए और यही राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, समझिएगा, बात समझ रहे हैं, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझ कर कीजिए, आराम से बनेगा। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्त कमेंट करके बताइएगा, हो सके तो मैं उसे प्रॉपर किसी वीडियो में, मतलब कि सेपरेट वीडियो उस टॉपिक का बना दूं, जिससे हो सके बहुत मदद आपको मिल सकता है, बात समझ रहे हैं। और लगे कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ दोस्त, हो सकता है कि सॉल्व कराने में कहीं अगर गलती हो गई तो फिर आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आता होगा, नंबर नज़र आता होगा, देखिए 15 यानी 26 में से 15, तो 15 ये नंबर को आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये वाला गलती है, हम समझ जाएंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है, या तो फिर टाइमिंग मेंशन करके बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन होंगे ठीक ठाक। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी कहता हूँ कि आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या, जैसे ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू, ए आपका कितना पर, 1 पर, बी कितना पर, 2 पर, सी कितना 3 पर, डी कितना 4 पर। तो अगला आएगा तो क्या, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 वाला आएगा, और 5 पर क्या होता है दोस्त, ई होता है। तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, सभी ऑप्शन है, तो अभी नहीं छाड़ सकता। अब मैं बीच वाला चेक नहीं करूँगा, अभी हम इसका लास्ट वाला चेक करेंगे। 1 4 9, चलिए पहले मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छा से, ठीक है। तो ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, इसी तरह आपको मान याद होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 3 बढ़ा है, इसमें कितना 5, इसमें कितना 7, तो आगे कितना बढ़ेगा, तो आपकी जवाब होगा कि 9 बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो का गैप हो रहा है। तो 16 9 कितना 25, तो लास्ट में आना चाहिए 25। 25 पर क्या आता है, y, यानी लास्ट में होना चाहिए y। एक ही ऑप्शन में, काम खत्म, बीच वाला को चेक करना की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, 5 मित्र है ABCD, उत्तर दिशा के ओर सम्मुख होकर एक पंक्ति में बैठा है, ठीक है। तो दिशा की तो ज्ञान होगी ही आपको। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो कि इधर आपको पूरब मानना है, इधर पश्चिम मानना है, इधर उत्तर मानना है, इधर दक्षिण मानना है। मानना क्या, रियल में यही होता है। अगर मैप में भी देखिएगा तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? मैप में भी कुछ इसी प्रकार से मैपिंग होती है। तो देखिए, तो ये है, तो यहाँ पर उत्तर दिशा के सम्मुख, यानी ऊपर मुंह करके सब बैठा है, यानी पीछू मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो 5 व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा है, ED के निकटतम दाएं। तो D के, तो D को पहले बैठाएंगे, इसके दाएं E निकटतम बोला है, यानी जस्ट बगल में। क्या, अब देखिए यहाँ पर मैं कराने का एक चीज मैं बताता हूँ आपको। जो भी वाक्य मिले ना, जो भी चीज को यहाँ पर बैठाओ, उससे रिलेटेड वाक्य को ढूंढने का कोशिश करो। कैसे, मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कहा है कि ए सबसे दाईं ओर है, बाईं ओर है, यानी बाईं ओर किधर, ऊपर मुंह करके है, तो बायां किधर, इधर इस साइड, यानी ए सबसे इधर होगा, ए सबसे इधर होगा, लास्ट में होगा। इधर बीच में भी कोई बैठ सकता है, इधर इधर भी कोई बैठ सकता है, लेकिन इन दोनों, ये दोनों की स्थिति फिक्स है, ठीक है। सी ए और डी के ठीक बीच में है। अच्छा, तो इसका मतलब सी जो है ए और डी के ठीक बीच में, एकदम परफेक्ट बैठ गया। तो बचा हुआ बंदा किधर बैठेगा? और इसने कहा भी था कि ये सबसे बाईं, यानी ए के इधर कोई नहीं आ सकता है, ए के इधर बगल में कोई नहीं आ सकता है, तो ये लास्ट में ही है, बाईं ओर। तो ई के निकटतम दाएं कौन होगा? जो इधर बचा हुआ होगा वही होगा, यानी बी। बचा हुआ व्यक्ति किधर बैठेगा? इधर ही तो बैठेगा। तो ई के जस्ट दाएं कौन है? तो आपका जवाब होगा बी। तो बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। लगता है 1 घंटा प्लस हो गया होगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस को करा देते हैं, बाकी बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन के टाइप के पसंद आ रहा है तो दोस्त बताइएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को रहने दें, या थोड़ा इससे लूज करें, या इससे थोड़ा हाई करें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरे अनुसार जो आपके एलपी टेक्नीशियंस के लिए जो है, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए खास करके, ये वीडियो बहुत ही मतलब कि आपके लिए सेटिस्फैक्शन वीडियो हो सकता है। बात समझ रहे हैं? आपके एग्जाम के लिए सुटेबल वीडियो हो सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या करा? ABCD के बीच सबसे कम आयु का कौन है? सबसे कम आयु का कौन है, ये बात पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कौन सबसे कम आयु का है। तो कथन से हमें निकालना होगा आंसर। तो कथन क्या कर रहा है? ए जो है डी और बी से बड़ा है, यानी ए जो है बड़ा है डी और बी से। इसके एक ही कंडीशन नहीं हो सकते, इसके 2 कंडीशन होंगे। क्यों? क्योंकि बी और डी की कोई स्थिति हमें नहीं पता है, बी और डी की कोई स्थिति हमें नहीं पता, इसलिए इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। ए बड़ा हो सकते हैं, ए कन्फर्म बड़ा है, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है ये हमें नहीं पता। बात समझ रहे हैं? या हो सकता है बी यहाँ हो और डी यहाँ हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। उसके बाद कहा है सी ए से बड़ा है। हाँ, कन्फर्म है कि सी यहाँ ही होगा, सी यहीं पर होगा। तो हमसे पूछा है कि सबसे कम आयु का कौन होगा। क्या हम बता सकते हैं कि बी सबसे बड़ा छोटा है या डी सबसे छोटा है? कन्फ्यूजन है। क्या है? कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन वाला बात गलत होता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं कहा कि ये अगर कहता कि सबसे बड़ा कौन है तो मैं कन्फर्म बता देता कि सी है। बात समझ रहे हैं? अगर सबसे बड़ा पूछता तो मैं कन्फर्म कहता कि सी है, लेकिन सबसे कम आयु का पूछा है तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बी बड़ा है या डी बड़ा है, क्योंकि इसकी स्थिति किसी ना कथन 1 से प्राप्त हो रहा है, ना ही कथन 2 से प्राप्त हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इसका दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, और कुछ चाहिए इसके लिए। यहाँ पर कुछ और कह देता, एक लाइन एक कथन और भी जोड़ देता कि जो है बी डी से बड़ा है, बी जो है डी से बड़ा है, तब मैं कह सकता था, तब मैं इसका आंसर बता सकता था, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो
बस इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को रीजनिंग में गिना जाता है, हालांकि है तो भाई स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए रीजनिंग के लिए, है ना। तो देखिए, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध ब्रिक से, ब्रिक का किससे होगा, यानी डैश से, यानी किससे होगा। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी मतलब हृदय संबंधी रोग जो है होगा अगर, तो आप किसके पास जाइएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइएगा। तो उसी प्रकार से ब्रिक यानी किडनी से संबंधित अगर रोग हो जाए तो फिर आप किसके पास जाइएगा, न्यूक्लियर मेडिसिन या न्यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजिस्ट। तो आप जो जाइएगा वो जाइएगा आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। तो इसका मतलब ब्रिक से संबंधित जो होगा नेफ्रोलॉजी होगा, क्या होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। लेकिन ये न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, यहाँ पर ये दो बात कन्फ्यूजन में डालता है सबको। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, किडनी जो बना है नेफ्रॉन कोशिका से बना है। कौन सी कोशिका से, नेफ्रॉन कोशिका से। और आपका जैसे मतलब ब्रेन हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब तंत्रिका तंत्र से बनता है, यानी न्यूरॉन कोशिका से बनता है। बात समझ रहे हैं, तंत्रिका कोशिका से बनता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी। जिस यानी तंत्रिका से संबंधित, तंत्रिका यानी मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो तो वो न्यूरोलॉजिस्ट मारिएगा। फिर यह न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है, रूमेटोलॉजी क्या है। तो देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में तो पता है कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये मांसपेशी और हड्डियों से रिलेटेड जो रोग होता है वो इसके पास जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन जो होता है, तो इसमें देखिए रोगों का पता लगाने के लिए न्यूक्लियर यानी रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग करके पता करते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। बात समझ रहे हैं, ब्रिक से संबंध किसका होगा, नेफ्रोलॉजी। देखिए दोस्त, हल्की फुल्की तो ये सब भी ज्ञान है, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर मतलब कि कहने का मतलब कि मैं भी आज से 2 साल 3 साल पहले कंपटीशन की दुनिया में था, बट अभी नहीं हूँ, ठीक है। अमर के पास राम, ऐसा नहीं है कि दोस्त मैंने एग्जाम नहीं निकाला है, कई एग्जाम निकाला है, कई वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में बताना हो पड़े, तो ठीक है। अमर के पास राम से अधिक धन है, ठीक है। राम से अधिक धन यानी ज़्यादा धन किसके पास है, अमर के पास। राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, ठीक है। अभी सुभाष के पास कितना धन है या नहीं है अभी तो हमारे पास उसकी आइडिया नहीं है, तो इस लाइन को स्किप करते हैं, ठीक है। तरुण के पास विमल से अधिक धन है, तरुण के पास जो है विमल से ज़्यादा धन है, लेकिन अमर जितना नहीं, लेकिन अमर जितना नहीं, ये बात कह रहा है। सुभाष के पास जो है अमर से ज़्यादा धन है, हाँ ये बात कन्फर्म है कि सुभाष के पास जो है अमर से ज़्यादा धन है। तो अमर, यहाँ पर सुभाष को बैठा दीजिए, यहाँ पर किसको बैठा दीजिए, सुभाष को बैठा दीजिए। और ये बात भी अब साबित हो गया, राम के पास सुभाष जितना धन नहीं है, क्योंकि सुभाष के पास ज़्यादा धन है और राम के पास कम है, तो ये बात बैठ गया। लेकिन जो यहाँ पर कहा कि तरुण के पास विमल से अधिक धन है, विमल कहाँ और तरुण कहाँ, अच्छा तरुण और विमल की कोई तो कोई रिलेशन चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अमर जितना धन नहीं, यानी अमर से कम है, इसका मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब कि अमर से कम है किसके पास, तरुण के पास। विमल से अधिक लेकिन अमर जितना नहीं, यानी अमर से कम। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका विमल आएगा इधर ही आएगा, ए का इधर ही आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जो कह रहा है तरुण के पास विमल से अधिक धन है, यानी लेकिन अमर जितना नहीं, ठीक है। नहीं कहने का मतलब तरुण कहीं ना कहीं अमर के इधर ही तो आएंगे, या तो यहाँ आ सकते हैं तरुण या तो यहाँ आ सकते हैं तरुण, लेकिन आएंगे तो इधर, या तो इधर तरुण हो सकते हैं, लेकिन होगा अमर से कम में। तो हमसे पूछा किसका है, सबसे ज्यादा धन किसके पास है, तो सबसे बड़का आदमी कौन है यहाँ पर, एस है। एस मतलब सुभाष,
क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और क्या कहें। नेक्स्ट देखिए, और 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, D4H8 यानी 4 बड़ा है, तो यहाँ पर 8, 8 में 4 बढ़ेगा तो कितना, 12, 12 पर कौन आता है, L आता है, तो L वाली ऑप्शन होनी चाहिए, P वाला खत्म कहानी, ठीक है। J पर 10, T पर 20, T 20 पर, तो ये 13, 13 में 10, यहाँ पर देखिए क्या 10 बड़ा है, तो इसमें 10 बढ़ाइएगा तो 23 होगा, तो 23 पर क्या आता है, W, तो LW राइट आंसर। ओके, तो ये राइट है। नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन है जिसको फुल टॉस कहते हैं। चलिए, आज मैं क्वेश्चन को HW में ऐड नहीं किया हूँ, तो इस क्वेश्चन को HW में रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है दोस्त, समझाने में टाइम, करने में तो मैं इसको ऐसे भी कर दूँ, अंदाजी कर देता हूँ, कर दूंगा, लेकिन समझाने में टाइम लगेगा। देखिए, JB का भाई है, चलिए टाइम 1 घंटा 9 मिनट के आसपास हुआ है, देखते हैं। JB का भाई है, RK की पुत्री है। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, कराने का कोशिश करता हूँ कि रहने देता हूँ दोस्त, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। अगर मैथ सीखनी है दोस्त, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा रोज़ देखिए, आप जो है कम से कम मेरा 10 वीडियो देखिए, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी मैथ की स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग की स्थिति कमज़ोर है, मतलब डवाडोल है, तो अच्छी हो सकती है। कम से कम आप मेरा 10 वीडियो देखिए, हालांकि प्रैक्टिस के लिए सभी वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी मैथ और रीजनिंग के स्कोर में सुधार आएगा, तो आप हमारे क्या कहते हैं 10 से 15 वीडियो देखिए ना, आराम से आपका सुधार नज़र आने लगेगा। उसके बाद तो फिर जानते ही हैं ना, अंबानी वाली फील आने लगेगा हमको, आपको नहीं आपको लगने लगेगा कि नहीं ये जो है सही है, यहीं से हमको चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे फ्री में बहुत कुछ मिला, जैसे जियो शुरुआत में फ्री में बहुत कुछ दिया, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसको छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि फीलिंग मिल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर स्पीड मिलता है, डाटा स्पीड ज़्यादा मिलती है। बात समझ रहे हैं? वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, इसलिए यहाँ से आप छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि उसको अहमियत पता चल गया है, किसके बारे में, डाटा के बारे में। हालांकि सिम तो भाड़ में जाए, अगर अभी BSNL बढ़िया डाटा देने लगे तो सभी के पास BSNL नज़र आने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये सब मजाक की बातें हैं दोस्त। चलिए करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं। हाँ, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि PDF कहाँ मिलेंगे, तो रोज़ तो बताता हूँ दोस्त, फिर भी लगता है आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। जो ये बात पूछते हैं वो लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो देखा कीजिए, नुकसान आपका हो जाएगा। तो यहाँ ये है जो टेलीग्राम का QR है, वहाँ से स्कैन करके जुड़ जाइएगा, या फिर जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आपको ये वीडियो, मतलब कि ये PDF टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बाकी बात क्या बोलूँ, अभी तक अगर आप मतलब कि नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारी हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा क्या, एक बार दबाइएगा तो पूरा लाइक होगा, 3-4 बार दबाइएगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बार दबाइएगा ज़रूर, 2 बार नहीं दबाइएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने भाई बंधु दोस्त मित्र के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? जिससे कि और भाई तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।